नमस्कार, मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट थर्ड ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए हमारा इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है और लास्ट में कई वीडियो में हमने भारत का भौगोलिक भौतिक विभाजन को कंप्लीट किया। अब चर्चा करेंगे हम भारत के अपवाद तंत्र ड्रेनेज सिस्टम पर। इसमें पढ़ने से इम्पोर्टेंट है कि उसमें कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये करना है कि नदियों को कई प्रवृत्तियों में बांटना है अपन को, जैसे हिमालय की नदियाँ, दक्षिणी भारत की नदियाँ या आंतरिक नदियाँ। फिर उसमें देखना है प्रत्येक नदी का उद्गम स्रोत, जहाँ से उसका उद्गम होता है, ठीक, और आउटफ्लो जहाँ जाके उसका एंड होता है। उसके बीच में हमें लेना है इसकी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ। लेफ्ट हैंडेड से सहायक नदियाँ कौन सी हैं, राइट हैंडेड की साइड सहायक नदियाँ कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, उससे छोटी नदी सहायक नदी कौन सी है। और ये लार्जेस्ट बिगेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो हमको ओवरऑल नदियों में भी फॉलो करना है कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। दक्कन की बात कर ले, दक्षिण की, तो दक्षिण की पठार की कौन सी सबसे बड़ी नदी है। और फिर बात करते हैं हम कि इन पे कौन कौन से जलप्रपात बने हुए हैं। इस तरीके से इनको स्टेप बाय स्टेप लेके आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इसके थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं कि भारत को नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत ही क्या, प्रत्येक देश में नदियाँ उसके कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। पहले की जो सभ्यताएं हैं वो भी इन नदियों के किनारे ही डेवलप हुई थी। जैसे सिंधु तथा गंगा नदी की घाटियों में ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताएं सिंधु घाटी तथा आर्य सभ्यता का आविर्भाव हुआ। आज भी देश की सर्वाधिक जनसंख्या एवं कृषि का संकेंद्रण नदी घाटी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। नदियों का देश कहे जाने के कारण भारत में, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भारत की नदियों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ, तटवर्ती नदियाँ और अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र की नदियाँ। अब देखिए, पूरे अपवाह तंत्र के बारे में बात की जाए तो वैसे मैं आपको PDF भेज दूंगा, ये उसमें अच्छे से आप एनलार्ज करके देख सकते हो कि एक ये जो बीच में ब्लू लाइन दी गई है ये जल विभाजक रेखा है। अर्थात भारत के दक्षिण में या हिंद महासागर में 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इन दोनों की वाटर को डिवाइड करने वाली रेखा ही जल विभाजक रेखा। एक तरफ होंगी अरब सागर में फ्लो करने वाली नदियाँ, दूसरी तरफ होंगी बंगाल की खाड़ी में फ्लो करने वाली नदियाँ। और नदी क्या है? नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्राय कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी हो सकता है तथा किसी सागर अथवा झील में गिरती है। नदियों की बात करें तो 2 प्रकार की नदियाँ होती है, सदानीरा या बरसाती नदी। सदानीरा बात करें तो इनका स्रोत झील, झरना अथवा हिमनद होता है और वर्ष भर जलपूर्ण रहती है, मतलब इनका एवरग्रीन रहती है, इनमें वाटर हमेशा अवेलेबल रहता है। क्योंकि बरसाती नदियों में केवल बरसात में ही पानी फ्लो करता है। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये जो रिवर हैं वो इंडिया की सदानीरा नदियाँ हैं। अब हम एक एक को लेके चलते हैं तो बात करें कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में डिटेल से जानें तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से बनी हैं, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े एवं उनके जल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है, सिंधु नदी तंत्र,
गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और इसमें से पर्टिकुलर भी पूछ सकता है, सिंधु नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, या ओवरऑल भी पूछ सकता है। इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ है, जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी भी कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा डायग्राम दे रखा है सिंधु नदी तंत्र का। इसमें सिंधु की 5 सभी रिवर को दिखाया गया है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आप इस मैप को एज इट इज एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो देख के आना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ सम्मिलित हैं और सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह 2880 किलोमीटर लंबी है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसका जल संग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां या दाईं ओर की सहायक नदियां हैं श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। बाईं ओर की बात करें तो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये की संयुक्त धारा मिठान कोष के पास तथा जास्कर, श्यांग, शिगार, गिलगित भी इसकी नदियां हैं। और ये एक फैक्ट है गवर्नमेंट का कि 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब का 20% जल उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज और रावी के 80% जल का उपयोग कर सकता है। और ये भारत में फ्लो करने के पश्चात पाकिस्तान से होकर लास्ट में कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। अब सिंधु की सहायक नदी की बात करें झेलम की तो ये पीरपंजाल पर्वत की श्रेणी में शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से निकलती है और बहती हुई वुलर झील में मिलती है और अंत में चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी किशनगंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर में इस पर शिकार या बजरे अधिक चलाए जाते हैं। दूसरी सिंधु की सहायक नदी की बात करें चिनाब की तो ये नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। ये नदी लाहुल में बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती है। नेक्स्ट नदी रावी नदी। इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। ये पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी है। ध्यान रखिएगा, अभी मैं बहुत छोटी डिटेल बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में पहले ये बैठ जाए कि हाँ ये नदियाँ हैं, इनकी मुख्य नदियाँ ये हैं, इनके उद्गम स्रोत हैं और इनका आउटफ्लो ये है। क्योंकि बाद में जब हम मल्टी प्रोजेक्ट्स में, इरिगेशन में, इंडस्ट्री में इनमें जाएंगे तो इनमें कौन कौन से डैम हैं और बाकी के जो इनके अदर एस्पेक्ट हैं उन पर चर्चा करेंगे। बात करें व्यास नदी की तो इसका उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड है। ये सतलज की सहायक नदी है। ये कपूरथला के निकट हरी के नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाती है। ये पूर्ण रूप से भारत में बहती है। बात करें लास्ट इसकी नदी की मेन सहायक नदी व्यास सतलज की तो ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है और भारत में सिपकिला दर्रे के पास में प्रवेश करती है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। अब देखिए, मैंने बात करी सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र का पहले ओवरऑल हमने देखा कि एक मैप के द्वारा हमने बता दिया कि ये सिंधु नदी तंत्र है। पहले सबसे पहले बताया था कि ओवरऑल इंडिया में एक सिंपल सा डायग्राम ले लिया नदियों का और बीच में जल विभाजक रेखा ले ली। उसके बाद में हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उसका मैप लीजिए। जैसे हिमालय की नदियों की बात कर रहे हैं, एक हिमालय की नदियों का मैप हमने दूसरी स्लाइड में ले लिया था। फिर पर्टिकुलर सिंधु नदी की बात करते हैं तो इसका अलग से डायग्राम बनाइए, अलग से मैप बनाइए। उसमें इसकी मुख्य दाएँ बाएँ की सहायक नदियाँ चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और कई नदियाँ और उसका फ्लो ज़रूर दर्शाइए। नदियों को जब लाइन से खींचते हो उसका मैप बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, तो उसमें उसका फ्लो ज़रूर एक तीर से इंगित कर देना, इंडिकेशन, हाँ कि ये नदी इधर फ्लो कर रही है। अब मैं अगर एक ही वीडियो में सिंधु
गंगा और ब्रह्मपुत्रा को और दक्षिण भारत की नदियों को कर दूंगा तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए। तो छोटी छोटी सी वीडियो में ये होगी हिमालय की नदियाँ का एक पार्ट, क्योंकि सिंधु नदी बड़ी है, उसके ट्रिब्यूटरीज भी बड़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ। धन्यवाद।